धाड़ धाड़ धाड़। सिर्फ आर्यन ने ही हमला नहीं किया, बल्कि कृतिका, मेघना और गार्गी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। उन चारों ने मिलकर वीर वर्मा और उसके गुंडों की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उनके चेहरे सूजकर लाल हो गए। भले ही वीर वर्मा के गुंडों में 1 दर्जन से ज्यादा योद्धा आकाश तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक और मध्यम चरण के थे और दर्जनों योद्धा राज तत्व क्षेत्र के थे, लेकिन वे इन चारों के सामने टिक नहीं पाए। आधे घंटे से भी कम समय में उन सभी को धूल चटा दी गई। नहीं, यह आध्यात्मिक सामग्री मैंने बहुत मुश्किलों से हासिल की है। आकाश तत्व क्षेत्र के एक युवक ने अपनी मायावी अंगूठी को कसकर पकड़ते हुए कहा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना पैर उठाया और सीधे उसकी छाती पर दे मारा। ऊपर से उसे घूरते हुए उसने कठोर आवाज में कहा, तुमने इसे मुश्किलों से हासिल किया है, तुमने साफ तौर पर इसे दूसरों से छीना है, और फिर भी तुम्हारे अंदर यह कहने की हिम्मत है कि तुमने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। वो भी बहुत मुश्किल था। मेरी तो लगभग जान ही जाने वाली थी। उस युवक ने अपना सिर हिलाया और अंगूठी छोड़ने से इनकार कर दिया। आर्यन की ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से अपनी देवपतन तलवार निकाली और उसे जमीन की तरफ घुमा दिया। जोरदार धमाका, जमीन पर एक गहरी खाई बन गई, जिसे देखकर उस युवक के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगा। ऐसा करने के बाद आर्यन ने देवपतन तलवार को पकड़ा और उस युवक की तरफ एक भावहीन आएगा। तब तक तुम्हारी मौत तय है। वीर वर्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह आर्यन का नाम जानना चाहता था ताकि बलवान वर्मा को बुलाकर अपना बदला ले सके। छटाक! आर्यन फिर से ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। यह आदमी सच में बहुत जिद्दी था। इस हालत में भी बदला लेना चाहता था और उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर उसे यह एहसास काफी अच्छा लगा और उसे थप्पड़ मारने में काफी मजा आ रहा था, इसलिए उसने रुकने से पहले उसे 1 दर्जन से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए। जब तक आर्यन रुका, तब तक वीर वर्मा लगभग बेहोश हो चुका था। आर्यन ने ठंडी नजरों से वीर वर्मा को देखा और बेरुखी से कहा, अगर तुम मरने का नाटक करना चाहते हो तो मैं यह पक्का कर सकता हूं कि तुम कभी उठ ही ना पाओ। जल्दी वापस जाओ और बलवान वर्मा को ढूंढो। उससे कहना कि मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर वह नहीं आया तो मैं खुद महाहथौड़ा गिरोह पर धावा बोल दूंगा। ऐसा मत करना, मैं जा रहा हूं। क्या मैं बस जा नहीं सकता? वीर वर्मा ने दर्द से कराहते हुए कहा, खड़े होने की जद्दोजहद करते हुए, लेकिन अपने मन ही मन वह उसे लगातार कोस रहा था और बलवान वर्मा को ढूंढकर अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा था। वह यही चाहता था कि आर्यन उसे वापस जाने दे ताकि उसे बदला लेने का मौका मिल सके। बलवान वर्मा के पास न केवल सैकड़ों गुंडे थे, बल्कि उसकी अपनी ताकत भी बहुत खौफनाक थी। वह पक्का उनके सामने खड़े इस शैतान को हरा देगा और उनका बदला लेगा। सर सर! वीर वर्मा और उसके साथी गिरते पड़ते घबराहट में वहां से भाग खड़े हुए। वीर वर्मा अपने दिल ही दिल में उसे लगातार गालियां दे रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं आर्यन का इरादा न बदल जाए। वह तेजी से उस इलाके से भाग निकला। आर्यन ने ठंडी आंखों से वीर वर्मा और उसके साथियों को भागते हुए देखा। न तो उसने उनका पीछा किया और न ही उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा था। वह बस बलवान वर्मा को यहां बुलाना चाहता था ताकि एक ही बार में सारा खेल खत्म कर सके। एक एक करके उनके पास जाने के बजाय इससे बहुत समय बच जाएगा। परीक्षा का समय खत्म हो रहा था और समय बर्बाद करना बेवकूफी थी। आर्यन भाई, आपको क्या लगता है बलवान वर्मा कितने लोगों को लेकर आएगा? कृतिका ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए हंसकर पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बलवान वर्मा और उसके लोग बाहर से भले ही घमंडी दिखते हों, लेकिन असल में वे बहुत डरपोक हैं। इस बार वे पूरी संभावना के साथ अपनी पूरी फौज लेकर आएंगे। हम उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देंगे। फिर हम दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाएंगे और बाकी परिवारों के लोगों से निपटेंगे। तो क्या हमें कुछ व्यूह रचनाएं तैयार करने की जरूरत है? बलवान वर्मा के अधीन 100 से ज्यादा आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा और कई 100 राज तत्व क्षेत्र के योद्धा हैं। उनकी ताकत को सच में कम नहीं आंका जा सकता, मेघना ने शांत आवाज में कहा। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है,
ज्यादा लोगों का मतलब हमेशा ज्यादा ताकतवर होना नहीं होता। जब तक हम शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और सबसे ताकतवर कुछ लोगों को हरा देते हैं, बाकी लोग स्वाभाविक रूप से डर के मारे कांपने लगेंगे। एक बार जब उनका हौसला टूट जाएगा तो बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। धमाका। खबर मिलते ही बलवान वर्मा गुस्से से पागल हो उठा और उसने तुरंत अपने बगल में रखी कई बड़ी चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वर्मा परिवार के एक योद्धा को लूट लें? वे सच में अपनी हैसियत नहीं जानते। वीर वर्मा, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कौन है या उसका नाम क्या है, और तुम्हें पीट पीट कर सुअर जैसा बना दिया गया। बलवान वर्मा ने गुस्से में दहाड़ते हुए वीर वर्मा की तरफ एक ठंडी नजर डाली। वीर वर्मा ने अपने मन ही मन उसे गालियों से नवाजा, लेकिन बाहर से उसने बलवान वर्मा को भड़काते हुए कहा, बलवान भाई, आप नहीं जानते, वह लड़का बहुत घमंडी है। उसने कहा कि वह आपको थप्पड़ मार मार कर जान से मार देगा और आपको अपने घुटनों पर आकर मरने के लिए कहा, वरना अगर वह खुद आपको मारने आया तो वह पक्का आपके 10,000 टुकड़े कर देगा। क्या? जाहिल छोकरे की इतनी मजाल, इतना घमंड, वर्मा परिवार के खिलाफ जाने की जुर्रत, मुंह बलवान वर्मा को नीचा दिखाने की जुर्रत। भाइयों, मेरे पीछे आओ और उसे काट डालो। बलवान वर्मा गुस्से से आग बबूला हो उठा था। प्राचीन राक्षस खंडहरों के दक्षिणी क्षेत्र में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि महाहथौड़ा गिरोह को लूट लिया गया है। इस इलाके में मौजूद नक्षत्र गुरुकुल के ज्यादातर शिष्यों को महाहथौड़ा गिरोह ने कभी न कभी लूटा था। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि महाहथौड़ा गिरोह खुद लुट गया है तो वे गहरे सदमे में डूब गए। इस सदमे से बाहर आते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरों को लूटने वाले महाहथौड़ा गिरोह को भी एक दिन लुटते हुए देखना पड़ा। यह सच में कर्मों का फल था। क्या यह सच है? क्या वे सच में लुट गए? यह झूठ कैसे हो सकता है? मैंने छिपकर दूर से सब कुछ देखा है। एक श्वेत वस्त्रधारी युवक ने अपनी 3 अप्सरा जैसी सुंदरियों के साथ मिलकर उन्हें लूटा है। बिल्कुल सही, मैंने भी अंधेरे में छिपकर यह नजारा देखा था। उस वीर वर्मा की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है कि उसके दांत टूट गए, उसका चेहरा सूज गया और यहां तक कि उसकी छाती भी पिचक गई थी। बहुत अच्छा हुआ, पिछली बार महाहथौड़ा गिरोह ने हमारी सारी आध्यात्मिक सामग्री लूट ली थी। आज आखिरकार हमने महाहथौड़ा गिरोह को दूसरों के हाथों लुटते हुए देख ही लिया। यह खबर सुनते ही दक्षिणी क्षेत्र के सभी शिष्यों ने तालियां बजाकर खुशी मनाई। उनमें से ज्यादातर लोग महाहथौड़ा गिरोह के हाथों लुट चुके थे। यहां तक कि जो लोग खुशनसीबी से उनके चंगुल से बच गए थे, वे भी हर पल खौफ में रहते थे कि कहीं वे पकड़े न जाएं और उनकी आध्यात्मिक सामग्री चोरी न हो जाए। उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन महाहथौड़ा गिरोह ने इस इलाके की पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे किसी भी शिष्य का दूसरे क्षेत्रों में भागना नामुमकिन हो गया था। क्या? एक श्वेत वस्त्रधारी युवक, और वह भी 3 हसीन सुंदरियों के साथ? वह पक्का वही कमीना होगा। इस बार देखते हैं कि वह कहां भागता है। यह खबर सुनकर काव्या के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान तैर गई। वह भी प्राचीन राक्षस खंडहरों के दक्षिणी क्षेत्र में ही थी और पिछले कई दिनों से आर्यन का पीछा कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई थी। अब जब उसे आखिरकार आर्यन की खबर मिल गई थी तो वह इस बार उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। वह पहले से ही खुद को आर्यन को पकड़ते हुए और उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करते हुए देख पा रही थी। समर शुक्ला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि काव्या किसे कोस रही है। समर शुक्ला आर्यन से नफरत भी करता था और खौफ भी खाता था। इस वक्त वह आर्यन का सामना करने से सबसे ज्यादा बचना चाहता था, और यह तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि काव्या का आर्यन से आमना सामना हो। वरिष्ठ शिष्या, आर्यन ने बलवान वर्मा से पंगा ले लिया है। बलवान वर्मा के अधीन 100 से ज्यादा आकाश तत्व क्षेत्र और कई 100 राज तत्व क्षेत्र के गुंडे हैं। उनमें से कुछ तो इस बैच के शिष्य भी नहीं हैं। उन्हें वर्मा परिवार ने प्राचीन राक्षस खंडहरों में घुसने के बाद चुपके से यहां तैनात किया था। अगर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे वहां गए तो बिना बात की गलतफहमी पैदा हो सकती है। गलतफहमी? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बलवान वर्मा की असली ताकत आखिर है ही क्या? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं।
उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि वह इस छोटी मालकिन का कुछ बिगाड़ सके। आर्यन, इस बार ये छोटी मालकिन तुम्हें पक्का पकड़ लेगी और तुम्हें उल्टा लटकाकर पीटेगी, तुम नीच चोर, लंपट कहीं के, काव्या ने फुफकारते हुए कहा और दर्जनों लोगों की टुकड़ी के साथ आर्यन के ठिकाने की तरफ निकल पड़ी। धाड़ धाड़ धाड़। बलवान वर्मा सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ तूफानी रफ्तार से वहां पहुंच गया। उसने सुना था कि वीर वर्मा को केवल 4 लोगों ने लूटा है, फिर भी उन्होंने वीर वर्मा और बाकी लोगों को बड़ी आसानी से धूल चटा दी थी। बलवान वर्मा, जो बाहर से भले ही घमंडी दिखता था लेकिन अंदर से बहुत डरपोक था, कोई भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे लग रहा था कि वे चारों लोग कोई मामूली इंसान नहीं थे, इसलिए बलवान वर्मा अपने सभी गुंडों को साथ लेकर आया था। बलवान वर्मा के गुंडों की तादाद दक्षिणी क्षेत्र की लगभग आधी आबादी के बराबर हो गई थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दक्षिणी क्षेत्र के सभी नक्षत्र गुरुकुल के शिष्यों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। ये सभी शिष्य भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे यह देखना चाहते थे कि आखिर किसकी इतनी जुर्रत हुई है जो बलवान वर्मा को खुलेआम लूटने की हिम्मत कर सके। घमंडी छोकरे, बाहर निकल। वहां पहुंचते ही बलवान वर्मा ने अपनी पूरी हेकड़ी दिखाते हुए पहाड़ की तरफ मुंह करके दहाड़ लगाई। हालांकि वह अंदर से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इतने सारे गुंडों के साथ वह आर्यन और उसके साथियों से सच में तो नहीं डरने वाला था। वे चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर थे तो बस मुट्ठी भर लोग ही। क्या वे सच में कोई चमत्कार कर सकते थे? शर्मिंदगी की बात तो यह थी कि किसी ने भी बलवान वर्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यह खुलेआम की गई बेइज्जती थी, मुंह पर तमाचा था। काव्या ने दूर तक अपनी नजरें दौड़ाईं और माथा सिकोड़ लिया। वह कमीना कहीं भाग तो नहीं गया? वह इतना कायर कैसे हो सकता है? आखिर बलवान वर्मा ही तो है, कोई उसे खा थोड़ी जाएगा। समर शुक्ला के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। अगर यह सच न होता कि काव्या की बड़ी बहन 4 महान मोहिनी में से एक थी, तो केवल काव्या का गुट बलवान वर्मा के आगे कहीं नहीं टिकता। काव्या की बड़ी बहन के खौफ की वजह से ही बलवान वर्मा ने अब तक काव्या पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। वीर वर्मा को किसने पीटा? इधर आ और अपनी मौत का सामना कर, मैं तुझे अपनी एक उंगली से कुचल सकता हूं। बलवान वर्मा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सामने वाले ने सच में उसकी कोई परवाह नहीं की थी, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने, उसके अपने ही गुंडों के सामने उन्होंने सरेआम उसकी बेइज्जती की थी। क्या वहां कोई सांस भी ले रहा है? बाहर आओ और कुछ तो बोलो, वरना यह महान मास्टर पूरे पहाड़ को आग के हवाले करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा के लिए पहाड़ में छिपे रह सकते हो, बलवान वर्मा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह जरूरी नहीं था कि योद्धाओं को आग से डर लगे, लेकिन अगर पूरा पहाड़ ही जलने लगे तो आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा भी उस आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना बेरहम, सीधे पहाड़ को ही आग लगा देना। दूर से तमाशा देख रहे शिष्यों के चेहरों का रंग उड़ गया। वर्मा परिवार के लोग सच में बहुत खूंखार थे। जरा सी बात पर पहाड़ को आग लगाने का उनका इरादा उनकी बेलगाम क्रूरता को साफ दर्शा रहा था। कौन सा कमीना बाहर इतना शोर मचा रहा है जो इस महान मास्टर और मेरी कई पत्नियों के प्यार भरे पलों में खलल डाल रहा है? सच में बहुत ही घटिया है, खून खौल रहा है मेरा। जैसे ही बलवान वर्मा पहाड़ को आग लगाने ही वाला था, आखिरकार पहाड़ के अंदर से एक आवाज गूंज उठी। हवा में कदम रखते हुए एक युवक बाहर आया। उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक नायाब जंगलीपन और गुरूर साफ झलक रहा था। उसके ठीक पीछे 3 बेहद खूबसूरत परियां हवा में कदम रखते हुए उस युवक के साथ साथ चलने लगी। वे देव क्षेत्र से उतरी हुई 3 अप्सराओं जैसी लग रही थीं। नक्षत्र गुरुकुल की 4 महान मोहिनी से भी कहीं ज्यादा हसीन, एकदम मुकम्मल। बलवान वर्मा और उसके गुंडे यह नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि देव क्षेत्र में इतनी खूबसूरत औरतें भी हो सकती हैं। वह कमीना, सामने इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है और वह सच में कुछ गिरी हुई औरतों के साथ रंगरलियाएं मना रहा है। उसे सच में दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जब काव्या ने आर्यन को कृतिका और बाकी दोनों के साथ बाहर आते देखा
तो उसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठा, जिससे वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो गई। ही वरिष्ठ शिष्या जल रही हैं, है ना? कुछ दिन पहले ही वरिष्ठ शिष्या और वरिष्ठ भाई आर्यन ने एक दूसरे को प्यार से चूमा था। कितना प्यारा पल था वो। अब जलन के मारे आपकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही है। काव्या के करीब रहने वाली कई युवा लड़कियों ने उसे चिढ़ाया, जिससे काव्या का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। कमीने कहीं के। हैरानी से बाहर आने के बाद बलवान वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके वर्मा परिवार के लोगों को अक्सर गालियां दी जाती थीं और उन्हें खासकर कछुए का पिल्ला और कमीना कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पल वह सिर्फ आर्यन की हड्डियां ही नहीं तोड़ना चाहता था, बल्कि वह कृतिका और बाकी दोनों सुंदरियों का दिल भी जीतना चाहता था। ये औरतें तो नक्षत्र गुरुकुल की 4 महान मोहिनी से भी ज्यादा हसीन थीं। अगर वह इन तीनों सुंदरियों को पा लेता तो वह बलवान वर्मा पूरे पूर्वी प्रांत में मशहूर हो जाता। क्या वह तू ही था, छोकरे, जिसने वीर वर्मा पर धोखे से हमला किया था और उसकी सारी आध्यात्मिक सामग्री लूट ली थी? यह मत कहना कि तेरा बड़ा भाई बलवान तुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है। अगर तू अपने पास मौजूद सारी आध्यात्मिक सामग्री मुझे सौंप दे और इन तीनों कनिष्ठ शिष्याओं को यहीं छोड़ दे, तो आज तेरा बड़ा भाई बलवान सिर्फ तेरी टांगें तोड़ेगा और तू जिंदा यहां से जा सकेगा। बलवान वर्मा ने आर्यन पर एक ठंडी नजर डालते हुए बड़ी ही अकड़ के साथ कहा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। औरतों पर गंदी नजर रखना, किसी को लूटना और फिर उसे अपाहिज बनाने की धमकी देना, इतनी नीच हरकत भी बलवान वर्मा की नजर में जैसे आर्यन पर कोई बड़ा एहसान हो। आर्यन ने बलवान वर्मा को एक बेपरवाह नजर से देखा। अगर वह सिर्फ उसे गालियां दे रहा होता तो आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस आगे बढ़कर उसकी अच्छी तरह मरम्मत कर देता। लेकिन उसके आसपास के लोगों पर गंदी नजर डालने की जुर्रत करना, यह खुद अपनी मौत को बुलावा देना था। बलवान वर्मा, तेरी बातों में बहुत घमंड है, लेकिन आज तेरा इतने सारे लोगों को यहां लाना किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ही पलों में मैं तुझे पीट पीट कर सच में एक हथौड़ा बना दूंगा, पूरी तरह से एक महा हथौड़े में बदल दूंगा। क्या कहा? तू मौत को बुलावा दे रहा है? बलवान वर्मा ने दहाड़ते हुए अपना हाथ उठाया और आर्यन के माथे के बीचों बीच सीधा निशाना साध दिया। नक्षत्र भेदक प्रहार। यह गंभीर दर्जे का एक काफी प्रसिद्ध युद्ध कौशल था। 4वीं और 5वीं श्रेणी की कई महान शक्तियों के पास यह कौशल मौजूद था, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे असल में सीख पाए थे। बलवान वर्मा का इस नक्षत्र भेदक प्रहार में महारत हासिल करना यह साबित करता था कि उसकी प्रतिभा सचमुच कमाल की थी। नक्षत्र भेदक प्रहार यानी तारों की रोशनी की बूंदें, जो उस रोशनी को एक भयानक शक्ति में बदलकर हर चीज को चीरने की ताकत रखती थीं। बलवान वर्मा अहंकार से भरा हुआ था। उसने पहले ही देख लिया था कि आर्यन की साधना सिर्फ आकाश तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित थी। इस स्तर के योद्धा को तो वह अपनी सिर्फ एक उंगली से ही कुचल सकता था। इसीलिए उसने सच में किसी और युद्ध कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ अपनी सिर्फ एक उंगली तान दी। आखिरकार बलवान वर्मा तो बलवान वर्मा ही था। वह बाहर से जितना घमंडी दिखता था, अंदर से उतना ही डरपोक और सतर्क भी था। भले ही उसने सिर्फ एक उंगली उठाई थी, जो आर्यन के लिए एक अपमान की तरह लग रही थी, लेकिन असल में वह एक बेहद शक्तिशाली युद्ध कौशल नक्षत्र भेदक प्रहार का इस्तेमाल कर रहा था। गंभीर दर्जे के युद्ध कौशलों में इस प्रहार को बेहद विनाशकारी माना जाता था। नक्षत्र भेदक प्रहार यह गंभीर दर्जे का एक भयानक युद्ध कौशल है। भले ही यह कई लोगों के पास है, लेकिन गिने चुने लोग ही इसकी साधना कर पाए हैं। आर्यन, वह कमीना, अब पक्का मुंह की खाएगा। आखिर उसकी साधना बलवान वर्मा के सामने कुछ भी तो नहीं है, समर शुक्ला ने उपहास करते हुए कहा। आर्यन के हाथों हारने के बाद से ही उसके सीने में बदले की आग धधक रही थी, लेकिन उसे पता था कि इतनी जल्दी उसमें आर्यन को हराने की ताकत नहीं आ सकती। ऐसे में अगर आज आर्यन सबके सामने बेइज्जत होकर हार जाता तो यह उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। काव्या भी थोड़ी चिंतित लग रही थी। नक्षत्र भेदक प्रहार में सचमुच बहुत ताकत है। अगर उस बदमाश ने इसे हल्के में लिया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
वैसे अच्छा ही है अगर वो पिट जाए। किसने कहा था उसे मुझे परेशान करने और उन अजीब लड़कियों के साथ घूमने के लिए? वो इसी लायक है। बलवान वर्मा के गुर्गे खुशी से चिल्लाने लगे। नक्षत्र भेदक प्रहार के इस्तेमाल के बाद बलवान वर्मा अजेय लग रहा था और उसकी जीत पक्की थी। हाँ हाँ, बलवान भैया का यह प्रहार शाही शहर की युवा पीढ़ी में बहुत मशहूर है। यह लड़का तो आज गया। वीर वर्मा जोर जोर से हंसा। उसे मानो अभी से वह नजारा दिखने लगा था जहां आर्यन हवा में उड़ता हुआ गिरेगा और घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगेगा। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब उसने बलवान वर्मा को यह प्रहार करते हुए देखा तो उसकी आंखों में बस एक हल्की सी हैरानी झलकी। पर यह सिर्फ हैरानी भर थी, क्योंकि आर्य कुल के पास भी यह नक्षत्र भेदक प्रहार मौजूद था। इतना ही नहीं, उनके पास इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक कौशल था, जो इसी का एक उन्नत रूप था, नक्षत्र पतन प्रहार। भले ही आर्यन ने इस हमले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल भी नहीं की। आखिर बलवान वर्मा आकाश तत्व क्षेत्र के अंतिम चरण का योद्धा था और उसने एक बेहद खतरनाक हमलावर कौशल का इस्तेमाल किया था। इसीलिए आर्यन पूरी तरह से सतर्क था। एक शेर भी खरगोश का शिकार करते समय अपनी पूरी ताकत लगाता है, और आर्यन के शरीर पर तो अभी भी डांव आघात का असर बाकी था। आर्यन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपना मुक्का आगे कर दिया। नक्षत्र भेदक प्रहार, इस कौशल की साधना करना सच में आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं जवाब न दूं तो यह तुम्हारा अपमान होगा। लो, मेरा यह मुक्का झेलो। बूम! एक सुनहरा मुक्का हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इस पल आर्यन किसी पाताल में छिपे उस सत्य ड्रैगन की तरह लग रहा था, जो पूरी तैयारी के साथ अचानक पाताल चीरकर बाहर निकल आया हो। पाताल से उभरता गुप्त ड्रैगन, यह अंबर विहारी कला की पवित्र आक्रमण तकनीक ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प प्रहार की पहली शैली थी। पाताल से उभरता गुप्त ड्रैगन, यह तब तक बाहर नहीं आता जब तक पूरी तरह तैयार न हो, लेकिन जब यह निकलता है तो सीधे आसमान का सीना चीर देता है। ऊर्जा की एक खौफनाक लहर सीधा बलवान वर्मा की तरफ झपटी। उस भयानक ऊर्जा और रक्त की शक्ति ने बलवान वर्मा के होश उड़ा दिए, लेकिन अब तक तीर कमान से छूट चुका था और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह सिर्फ अपने नक्षत्र भेदक प्रहार की ताकत और बढ़ा सकता था। उसने अपनी सारी शक्ति आर्यन के मुक्के की तरफ झोंक दी। उसकी उंगली के चारों ओर तारों की रोशनी चमकने लगी, मानो वह आकाश और पृथ्वी दोनों को चीर कर रख देगी। धड़ाम! वह मुक्का और उंगली आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ आपस में टकरा गए। अगले ही पल वहां खड़े हर इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि बलवान वर्मा, जो कुछ पल पहले तक इतना घमंड दिखा रहा था और एक उंगली से दुश्मन को कुचलने का दावा कर रहा था, हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था, और उसकी वह उंगली उस सुनहरे मुक्के से टकराकर चकनाचूर हो चुकी थी। उस सुनहरे मुक्के की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। वह सीधे बलवान वर्मा के सीने पर जा लगा। बलवान वर्मा हवा में छिटक गया और उसकी हड्डियां टूटने की तेज आवाज वहां मौजूद हर किसी के कानों में साफ गूंज उठी। सिर्फ एक मुक्का, महज एक मुक्के के वार से बलवान वर्मा हवा में उड़ गया था और उसका आधा शरीर बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। भले ही आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं के पास अपने शरीर और घावों को तेजी से भरने की क्षमता होती थी, लेकिन उसके लिए भी उनकी बहुत सारी ऊर्जा और मूल ऊर्जा खर्च होती थी। यह कोई ऐसा जादू नहीं था जो बिना रुके हमेशा चलता रहे। इस लड़के ने मुझसे लड़ते वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं था। समर शुक्ला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वह पसीने से भीग गया। अगर आर्यन ने उस दिन अपनी पूरी ताकत दिखाई होती तो वह भी एक मुक्के में चिथड़े चिथड़े हो गया होता और आज यहां खड़े होकर बोलने लायक नहीं बचता। वीर वर्मा की दिव्य आत्मा खौफ से कांप उठी और उसकी आंखों में एक गहरा आतंक छा गया। कितना खौफनाक! यह इंसान तो है ही नहीं, यह तो एक अद्भुत प्रतिभा है। बलवान वर्मा भी इसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे सत्य ड्रैगन नगर वापस लौटने का इंतजार करना होगा और अपने पिता या दादाजी से ही उस गुप्त खजाने को वापस लाने के लिए कहना होगा। यह कमीना, यह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। यहां तक कि मैं भी यह दावा नहीं कर सकती
कि मैं बलवान वर्मा की ताकत को हरा सकती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बस एक मुक्के में ही उसे हवा में उड़ा देगा। लगता है उसने उस दिन अपनी असली ताकत छिपाई थी, तभी मैं उसका पीछा कर पा रही थी। क्या उसने जानबूझकर मुझे अपने पीछे आने दिया था? और उसने मुझे जबरदस्ती चूमा भी। क्या उसे मैं पसंद हूं? उफ, मुझे तो शर्म आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यह कमीना उतना भी बुरा नहीं है। काव्या का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह अपने आप से ही फुसफुसाने लगी। आर्यन ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भावों को देखा। उसने वीर वर्मा और समर शुक्ला की आंखों में धधकती हुई नफरत को भी साफ महसूस कर लिया था। अगर इन दोनों ने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी और उसे उकसाना जारी रखा तो उसे इनकी जान लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बलवान वर्मा के गुर्गे तो जैसे पत्थर के बन गए थे और बाकी सब भी गहरे सदमे में थे, लेकिन आर्यन रुकने वालों में से नहीं था। उसने आसमान की तरफ छलांग लगाई और फिर बिजली की तेजी से नीचे उतारा। धप! उसने अपना पैर सीधे बलवान वर्मा के सीने पर रख दिया और उसके शरीर को, जो अभी अभी ठीक होने की कोशिश कर रहा था, जोर से जमीन पर दबा दिया। कड़क कड़क कड़क! बलवान वर्मा के सीने की हड्डियां एक बार फिर से चकनाचूर हो गईं। उसने किसी सूअर की तरह दर्दनाक चीख मारी और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से खौफनाक हो गया। आह, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बलवान भैया पर हाथ उठाने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बलवान वर्मा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने तो आर्यन को अपनी एक उंगली से कुचलने का सोचा था, पर किसे पता था कि आर्यन को हराना तो दूर, वह खुद एक मुक्के में उड़ जाएगा और अब आर्यन के पैरों तले कुचला जा रहा होगा। आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। अगर वह आज जिंदा बच भी गया तो अपने गुर्गों के सामने उसका सारा रुतबा खत्म हो जाएगा। जिस नेता को पैरों तले रौंदा गया हो, वह भला अपने आदमियों से क्या आंख मिलाएगा? छटाक! आर्यन ने अपना जूता निकाला और जोर से बलवान वर्मा के चेहरे पर दे मारा। उसके चेहरे पर एक साफ जूते का निशान छप गया। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें सच में हालात की समझ नहीं है। अपने इन पालतू कुत्तों से कहो कि सारी आध्यात्मिक सामग्री चुपचाप मेरे हवाले कर दें, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने बलवान भैया से पंगा लिया है और ऊपर से हमारी आध्यात्मिक सामग्री लूटना चाहते हो। मैं कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। बलवान भैया को छोड़ दो, उन तीनों कनिष्ठ शिष्याओं को हमारे हवाले कर दो। अपनी सारी सामग्री चुपचाप दे दो और मेरे सामने 99 बार माथा टेक कर माफी मांगो। ऐसा करोगे तो बलवान भैया सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हें इस गुरुकुल से बाहर निकालने के मेरे पास 10,000 तरीके हैं और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। बलवान वर्मा ने उपहास करते हुए कहा। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके पीछे वर्मा परिवार की ताकत थी और नक्षत्र गुरुकुल का नियम भी था कि शिष्य आपस में एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। आर्यन ने एक ठंडी नजर बलवान वर्मा पर डाली और बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? मेरी मानो तो कोई भी फैसला लेने से पहले यह जान लो कि मैं कौन हूं, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। कौन हो तुम? बलवान वर्मा को अचानक लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, जैसे उसने किसी ऐसी हस्ती से पंगा ले लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था। क्या यह लड़का सच में उसकी जान ले लेगा? आर्यन ने सहजता से कहा, मेरा नाम आर्यन है, मेरा संबंध आर्य कुल से है और मैं नीलमेघ नगर का निवासी हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सारी आध्यात्मिक सामग्री मुझे सौंप दो और उसके बाद तुम और तुम्हारे आदमी खुद को 100 बार थप्पड़ मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारूंगा या नहीं? क्या तुम यह दांव लगाना चाहोगे? क्या? बलवान वर्मा का पूरा शरीर खौफ से कांपने लगा। उसकी आवाज ही गले में अटक गई। वह मन ही मन गालियां बक रहा था और साथ ही वीर वर्मा को घूर घूर कर देख रहा था। वीर वर्मा ने दुनिया में जाने किस किस को छोड़कर उसके लिए साक्षात एक यमदूत से पंगा ले लिया था। आर्यन, यह एक ऐसा नाम है जो पूरे पूर्वी प्रांत में गूंजता है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे कभी देखा नहीं था और बलवान वर्मा भी उनमें से एक था।
अगर उसे पहले पता होता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति आर्यन है, जो पूरे पूर्वी प्रांत में मशहूर है, तो वह कभी आर्यन से पंगा नहीं लेता। आर्यन का रुतबा कत्लेआम की बुनियाद पर बना था। नीलमेघ युद्ध ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था और उसका नाम पूरी मानव जाति में फैल गया था। शायद मानव जाति में बहुतों ने उसे अपनी आंखों से देखा न हो, लेकिन उसका नाम जरूर कईयों ने सुन रखा था। आर्यन। वीर वर्मा डर के मारे सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उसने असल में इस शैतान राजा से पंगा ले लिया था। आर्यन नाम वर्मा परिवार का सबसे खौफनाक सपना था। वर्मा परिवार में पहले गगनचरम क्षेत्र के 3 महायोद्धा हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्यन को उकसाने और उस पर जुल्म करने की भूल की थी। अंततः नीलमेघ युद्ध और देव आत्मा घाटी के युद्ध के बाद वर्मा परिवार के गगनचरम क्षेत्र के 2 योद्धा मौत के घाट उतार दिए गए। वर्तमान में वर्मा परिवार की रक्षा गगनचरम क्षेत्र के केवल एक कुल पितामह कर रहे थे और सिर्फ इसी वजह से वे किसी तरह चौथे दर्जे के परिवार के रूप में अपना रुतबा बनाए रखने में कामयाब रहे और चौथे दर्जे की शक्ति से नीचे गिरने से बाल बाल बच गए। वर्मा परिवार के शिष्यों और आसपास खड़े अन्य योद्धाओं के चेहरों का रंग बुरी तरह बदल गया। जाहिर है उन्होंने यह खौफनाक नाम सुन रखा था। यह कहा जा सकता है कि उसका नाम बिजली की कड़क की तरह था। यह शख्स अभी अभी नक्षत्र गुरुकुल आया था और पहले ही वर्मा परिवार के विक्रांत वर्मा और जायसवाल परिवार के महेंद्र जायसवाल से बुरी तरह भिड़ चुका था। यह तो बस अफसोस की बात थी कि उस दिन वे सब नक्षत्र गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने साक्षात आर्यन को नहीं देखा था। उन्होंने सच में इस शैतान राजा से पंगा ले लिया था। उनके आने वाले दिन नहीं, आज की यह मुसीबत ही पार करना उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होने वाला था। उनके सामने खड़ा यह युवक दिखने में तो सौम्य लग रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से निर्णायक और बेरहम था। तो यही आर्यन है। हे भगवान, यह आर्यकुल का सम्राट पुत्र है। वह हमारे इसी बैच का शिष्य है। अब तो सब खत्म। उसके यहां रहते हुए नया सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब पक्का उसी का होगा। हम ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे वर्मा परिवार और अन्य परिवारों में कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं भी हैं जो अकेले साधना कर रही हैं। जब वे अपने परीक्षणों से लौटेंगे तो नवागंतुक महाप्रतियोगिता में हम उसे पक्का दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। चारों ओर से कानाफूसी और चर्चाएं होने लगीं। काव्या और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर, जिन्होंने आर्यन को पहले देखा था, बाकी सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने हाल ही में सुना था कि आर्यन नक्षत्र गुरुकुल में आया है, लेकिन नक्षत्र गुरुकुल बहुत विशाल था और प्रवेश परीक्षा से गुजरने से पहले उन्हें यहां आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। इसलिए बहुत से लोगों ने आर्यन को नहीं देखा था और आज ही उन्हें पता चला कि आर्यन असल में कैसा दिखता है। अपने चारों ओर हो रही चर्चाओं का सामना करते हुए भी आर्यन के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत रहे। वह बहुत पहले से जानता था कि सत्य ड्रैगन नगर आना एक बेहद खतरनाक फैसला था, लेकिन महामीन का असली खून हासिल करने के लिए उसके पास सत्य ड्रैगन नगर आने और नक्षत्र गुरुकुल में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नक्षत्र गुरुकुल से महामीन का असली खून हासिल करने का केवल एक ही मौका था और वो था नक्षत्र गुरुकुल का वरिष्ठ भाई बनना। इसलिए सत्य ड्रैगन नगर पहुंचने के बाद उसने हर तरह की सबसे बुरी स्थिति के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। हालांकि 4 महान परिवारों में कई योद्धा थे, लेकिन हर एक के पास केवल एक ही गगनचरम क्षेत्र का योद्धा बचा था। इसलिए वे आसानी से फिर से उस पर कोई हमला नहीं करेंगे और ऊपर से नक्षत्र गुरुकुल की सुरक्षा होने के कारण धरा चरम क्षेत्र के साधारण योद्धा उसे आसानी से नहीं उकसाएंगे। आखिरकार आर्यन अब नक्षत्र गुरुकुल का एक शिष्य था। चूंकि हालात ऐसे थे, इसलिए वह 4 महान परिवारों का शांति से सामना कर सकता था। इन परिवारों ने बार बार उसका विरोध किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कोई नरम दिल इंसान बनकर इन परिवारों की युवा पीढ़ी को बख्शने वाला नहीं था। बलवान वर्मा को इतना गहरा पछतावा हो रहा था कि उसका कलेजा फट रहा था। उसने सच में साक्षात काल को उकसा दिया था। बलवान वर्मा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा वर्मा परिवार कोई एक मजबूत चट्टान नहीं है। विक्रांत वर्मा मुझे पहले ही देख चुका है
और उसने असल में तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। महान परिवारों में हमेशा आपसी कलह होती है और तुम बस एक मोहरे हो या दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक बेकार प्यादा। आर्यन ने उदासीनता से बलवान वर्मा की ओर देखा। बलवान वर्मा के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए और वह अपने मन ही मन वीर वर्मा और विक्रांत वर्मा को भयानक गालियां देने लगा। उसने विक्रांत वर्मा को उसे आर्यन के बारे में न बताने और आर्यन का हुलिया न समझाने के लिए कोसा, जो साफ तौर पर उसके आर्यन की तलवार की धार पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था। उसने वीर वर्मा उस निकम्मे को भी कोसा कि उसने असल में उसके लिए इस साक्षात्कार को उकसा दिया था। बलवान वर्मा ने उदास चेहरे के साथ कहा, यह प्राचीन राक्षस खंडहर है और हम सभी नक्षत्र गुरुकुल के शिष्य हैं। गुरुकुल का एक कड़ा नियम है कि साथी शिष्य एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। इसके अलावा सत्य ड्रैगन नगर मेरे वर्मा परिवार का इलाका है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे। आर्यन सच में शक्तिशाली था, यह बात तो उसने मान ली थी। हालांकि अब जब आर्यन ने नील मेघ नगर छोड़ दिया था तो आर्य कुल की शाही मुद्राओं और सम्राट शस्त्र के समर्थन के बिना अपनी केवल आकाश तत्व क्षेत्र की साधना के साथ आर्यन उनके वर्मा परिवार का मुकाबला कैसे कर सकता था। आर्य कुल का बार बार विरोध करने के कारण वर्मा परिवार ने वास्तव में गगनचरम क्षेत्र के 2 योद्धा खो दिए थे, जिससे उसकी रक्षा के लिए केवल एक गगनचरम क्षेत्र का योद्धा बचा था। इसलिए वह गगनचरम क्षेत्र का योद्धा फिर से कुलपितामह सोम के हाथों मारे जाने के डर से कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन वर्मा परिवार आखिरकार चौथे दर्जे की शक्ति था। भले ही नक्षत्र गुरुकुल आर्यन की रक्षा कर रहा हो, लेकिन उससे निपटना नामुमकिन नहीं था। नक्षत्र गुरुकुल आर्यन की रक्षा के लिए हमेशा अपने विशेषज्ञों को नहीं भेज सकता था, जब तक कि आर्यन नक्षत्र गुरुकुल का सबसे मुख्य शिष्य नहीं बन जाता। बलवान वर्मा, तुम्हारा नाम काफी दिलचस्प है। मुझे बस यह देखना है कि तुम्हारा भौतिक शरीर लोहे के हथौड़े जितना सख्त है या नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत करोगे? आर्यन ने ठंडी और कातिलाना नजर से बलवान वर्मा को घूरा। छटाक, एक और जूता जोर से उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे बलवान वर्मा के चेहरे के दूसरी तरफ भी एक जूते का निशान छप गया। बलवान वर्मा की नाक गुस्से से टेढ़ी हो गई थी। इतने लोगों के सामने आर्यन के जूते की मार खाकर उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन अब यह उसके लिए मुख्य बात नहीं रह गई थी। जान और इज्जत के बीच जान ज्यादा प्यारी होती है। उसे अब सच में लगने लगा था कि आर्यन उसे मारने की हिम्मत रखता है। हालांकि लंबे समय से वर्मा परिवार की प्रतिभाओं में से एक होने के नाते वह सच में किसी और के सामने झुकना और रहम की भीख मांगना स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बलवान वर्मा ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। अगर तुम मुझे मारते हो तो नक्षत्र गुरुकुल तुम्हें निश्चित रूप से कड़ी सजा देगा और शायद तुम्हें नक्षत्र गुरुकुल से हमेशा के लिए निकाल भी दिया जाए। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम इतना बड़ा खतरा मोल लेकर सत्य ड्रैगन नगर क्यों आए हो और नक्षत्र गुरुकुल में शामिल क्यों हुए हो, लेकिन तुम्हारा कोई न कोई खास मकसद तो जरूर है। अगर तुम्हें नक्षत्र गुरुकुल से निकाल दिया गया तो तुम्हारा वो मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बलवान वर्मा परिवार की प्रतिभाओं में से एक होने के नाते सचमुच बहुत चालाक था। उसने कुछ बातें अच्छे से समझ ली थीं। आर्यन खतरे की परवाह किए बिना अकेला सत्य ड्रैगन नगर में घुस आया था, अपने दुश्मन के इलाके में आया था, तो यकीनन किसी बड़े मकसद से ही आया होगा। अगर उसे नक्षत्र गुरुकुल से निकाल दिया गया तो आर्यन की वो योजना निश्चित रूप से चौपट हो जाएगी। इसलिए बलवान वर्मा दांव लगा रहा था। वह यह शर्त लगा रहा था कि आर्यन दिन दहाड़े उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना आर्यन खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तुम बहुत चालाक हो। आर्यन ने एक ठंडी नजर बलवान वर्मा की ओर डाली। बलवान वर्मा ने गर्व से आर्यन की ओर देखते हुए हुंकार भरी। उसका मतलब साफ था, वह वाकई बहुत चालाक था। कड़क, आर्यन ने उपहास किया, अपना हाथ उठाया और जोर से एक मुक्का जड़ दिया।
बलवान वर्मा का एक हाथ तुरंत इस भयानक मुक्के से टूट गया और उसकी हड्डियां त्वचा फाड़कर बाहर निकल आईं। बलवान वर्मा के मुंह से दर्द की एक खौफनाक चीख निकल गई। उसका चेहरा दर्द से बुरी तरह ऐंठ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन इतना निर्णायक होगा कि इतने सारे लोगों के सामने बेझिझक उसका एक हाथ तोड़ देगा। मेरे सामने अपनी चालाकी दिखा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत तो सच में दाद देने लायक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? क्या तुम सच में अपनी जान की बाजी लगाना चाहते हो? अगर मैं एक कदम पीछे भी हट जाऊं और तुम्हें जान से न भी मार पाऊं तो भी तुम्हें उम्र भर के लिए अपाहिज बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आर्यन ने ऊपर से बलवान वर्मा को नीचे घूरते हुए कहा, जैसे कोई देवता किसी कीड़े को देख रहा हो। बलवान वर्मा के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। वह झिझक रहा था और अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। कड़क! आर्यन ने उपहास किया, अपना पैर जोर से नीचे मारा और बलवान वर्मा का एक पैर बेरहमी से तोड़ दिया। आह, रुक जाओ, बस करो, हम तुम्हें सारी आध्यात्मिक सामग्री दे देंगे। बलवान वर्मा दर्द से तड़पते हुए चीख पड़ा। हालांकि आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं में मांस और खून को फिर से उगाने की क्षमता होती थी, लेकिन इसके लिए ऊर्जा और खून की भारी खपत की जरूरत होती थी। अगर आर्यन ने उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया तो शायद वह अपने भौतिक शरीर को फिर से कभी नहीं बना पाएगा। आर्यन ने उपहास किया और फिर से एक मुक्का जड़ दिया, जिससे बलवान वर्मा का दूसरा पैर भी टूटकर चकनाचूर हो गया। आह, तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। आध्यात्मिक सामग्री देने के अलावा हम में से हर कोई खुद को 100 बार थप्पड़ मारेगा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? बलवान वर्मा ने टूटी और कमजोर आवाज में कहा। उसकी इस शैतान राजा के साथ अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत टूट चुकी थी। यह एक निर्णायक और बेरहम इंसान था जो सच में उसकी जान लेने से नहीं हिचकिचाता। चटाक चटाक चटाक! थप्पड़ों की गूंज हर दिशा में फैल रही थी। बलवान वर्मा के गुंडे खुद अपने ही गालों पर तमाचे जड़ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक सामग्री आर्यन को सौंप दी थी। शुरुआत में कुछ आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं ने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यन और कृतिका ने पलक झपकते ही उन पर काबू पा लिया। दर्जनों आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं को जबरदस्ती धूल चटा दी गई थी। इस खौफनाक नजारे को देखकर बाकी सब इस कदर दहशत में आ गए कि किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। एक ही समय में सैकड़ों लोग खुद को थप्पड़ मार रहे थे। यह नजारा सचमुच हैरान कर देने वाला था। यह दुष्ट, इसने सच में बलवान वर्मा को धूल चटा दी। काव्या थोड़ी सदमे में थी। अगर बात सिर्फ बलवान वर्मा को हराने की होती तो उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे हरा सकती है, लेकिन बलवान वर्मा के पास 100 से ज्यादा आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा और कई 100 राज तत्व क्षेत्र के योद्धा थे। अगर वे सब एक साथ हमला करते तो काव्या उनके सामने टिक नहीं पाती। लेकिन आर्यन की युद्ध क्षमता हद से ज्यादा खौफनाक थी। कृतिका, मेघना और गार्गी को साथ लेकर वे चारों भेड़ों के झुंड में घुसे शेरों की तरह थे। चाय का एक प्याला खत्म होने जितनी ही देर में बलवान वर्मा के ज्यादातर आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं की हड्डियां टूट चुकी थीं और वे लड़ने लायक नहीं बचे थे। इस खौफनाक मंजर ने बलवान वर्मा और उसके गुंडों की रूह कंपा दी थी। अब उनमें आर्यन के सामने सिर उठाने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। बलवान वर्मा ने अपनी सारी आध्यात्मिक सामग्री चुपचाप सौंप दी और अपने चेलों के साथ बेइज्जती का घूंट पीते हुए खुद को थप्पड़ मारने लगा। उसके गाल सूजकर लाल हो गए थे। उस पूरे गिरोह के चेहरे सूजकर सूअर जैसे हो गए थे। काव्या ने ठंडी निगाहों से आर्यन को देखा, फिर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ चल दी। उसके दिल में अभी भी पिछली बार की खुन्नस भरी थी, जब उसने आर्यन का पीछा किया था लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई थी। आर्यन ने काव्या को अपनी ओर आते देख लिया था, लेकिन इस बार वह वहां से नहीं भागा। आर्यन, अब तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? काव्या ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। उसकी नजरें कृतिका, मेघना और गार्गी को घूर रही थीं। उसने मन ही मन अपनी तुलना उन तीनों से की और उसे एहसास हुआ कि वह रूप और स्वभाव दोनों ही मामलों में उन तीनों में से किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। लड़कियों में थोड़ा गुरूर तो होता ही है, और काव्या को भी हमेशा यही लगता था कि उसकी खूबसूरती बेजोड़ है। लेकिन इस वक्त उसे पहली बार खुद में कमी महसूस हो रही थी। अगर उसकी खूबसूरती इन तीनों से कम थी
और उसके स्वभाव में भी कोई खास बात नहीं थी, तो शायद वह कभी आर्यन का दिल नहीं जीत पाएगी। उस दिन अचानक हुए उस चुंबन के बाद काव्या को लगने लगा था कि उसके दिल में आर्यन के लिए एक हल्की सी पसंद जन्म ले रही है। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह घबरा गई और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन आज जब उसने 3 बेइंतहा खूबसूरत लड़कियों को आर्यन के साथ खड़े देखा तो उसके अंदर हार न मानने की एक अजीब सी जिद और लड़ने का जज्बा जाग उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जादू आर्यन पर नहीं चलेगा। भले ही वह इन तीनों जितनी खूबसूरत न हो, लेकिन वह उनसे ज्यादा पीछे भी नहीं थी। बलवान वर्मा ने यह देखकर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी कि आर्यन की लड़कियों के बीच आपसी जंग शुरू हो रही है। आर्यन ने बलवान वर्मा के चेहरे पर वह खुशी देख ली। उसने त्योरियां चढ़ाई और कड़कती आवाज में कहा, थप्पड़ मारते रहो, क्या घूर रहे हो? हम। बलवान वर्मा ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन वह आर्यन की खौफनाक ताकत से सच में डरा हुआ था। वह बस इस पागल इंसान से जल्द दूर जाना चाहता था। उसने अपना सारा गुस्सा पी लिया और खुद को थप्पड़ मारना जारी रखा। अरे, तो ये कनिष्ठ शिष्या काव्या है। क्या कनिष्ठ शिष्या काव्या को कोई काम है? आर्यन ने काव्या की ओर देखते हुए बहुत ही शांत स्वर में पूछा। कोई काम है? काव्या ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या यह बात करने का कुछ ज्यादा ही रूखा तरीका नहीं था? काव्या भड़कने ही वाली थी, लेकिन कृतिका और बाकी लड़कियों की तरफ देखने के बाद उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से चहकते हुए बोली, वरिष्ठ भाई आर्यन, आपने मुझे तारे दिखाने ले जाने का वादा किया था ना? आप मुझे कब ले जा रहे हैं? आर्यन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। काव्या के इस अचानक बदले हुए बर्ताव ने उसे चौंका दिया था। अभी एक पल पहले वह गुस्से से लाल थी और पलक झपकते ही वह लाड़ लड़ाने लगी थी। इस बात ने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। समर शुक्ला और बाकी लोग अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे। उनकी देवी सबके सामने आर्यन की बाहों में झूल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आर्यन और काव्या ने एक दूसरे को बहुत ही जुनून के साथ चूमा भी था। यह देखकर उनके दिलों पर छुरियां चल रही थीं। उनकी देवी खुद जाकर उस लड़के की बाहों में गिर रही थीं। इस आर्यन में आखिर ऐसा क्या जादू था कि सारी खूबसूरत लड़कियां उसी से चिपकना चाहती थीं? आर्यन भाई, ये कौन है? क्या आप हमसे इनकी पहचान नहीं करवाएंगे? कृतिका ने एक दिलकश मुस्कान के साथ आर्यन के पास आते हुए कहा और बड़ी ही आत्मीयता से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने दर्द से आंखें मींच लीं। उसकी कमर में एक तेज चुभन महसूस हुई थी। यह लड़की सच में बहुत जालिम थी। उसके नाजुक हाथों ने आर्यन की कमर पर इतनी जोर से चिकोटी काटी थी कि उसकी जान ही निकल गई। आर्यन ने खुद को शांत रखते हुए कहा, यह कनिष्ठ शिष्या काव्या है। मेरी इससे कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई है। यह कहते हुए आर्यन ने काव्या का हाथ झटक दिया, वरना कृतिका पक्का उसका गला ही घोंट देती। वैसे भी यह काव्या एक बिगड़ी हुई और नखरेबाज लड़की थी और आर्यन उसके साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। आर्यन, क्या अब तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई? अपने गालों पर तमाचे मारने के बाद बलवान वर्मा ने ठंडी आवाज में पूछा। आर्यन ने ऐसे हाथ हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। अपने गुंडों को लेकर यहां से दफा हो जाओ और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। आर्यन, ये हरी पहाड़ियां हमेशा यहीं रहेंगी और नदियां भी ऐसे ही बहती रहेंगी। जब यह राजा अपने परिवार में वापस जाएगा और अपने परिवार की सबसे गुप्त तकनीकें सीखेगा, तो मैं नवागंतुक महाप्रतियोगिता में इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। बलवान वर्मा गुस्से से फुफकारते हुए बोला। वह इस भयानक अपमान को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने बड़ी बेरुखी से कहा, तुम्हारा जब मन करे मुझे चुनौती दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि दांव पर लगाने के लिए कुछ लेकर आना। मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू में लड़ने के लिए इतना समय नहीं है। अगर कोई दांव नहीं है तो मेरी आंखों के सामने मत आना। हम नवागंतुक महाप्रतियोगिता में मिलेंगे, बलवान वर्मा ने फुफकारते हुए कहा और अपने गुंडों के साथ वहां से दुम दबाकर भाग गया। महाहथौड़ा गिरोह को बुरी तरह लूटा गया था और उन सब ने मिलकर खुद को ही थप्पड़ मारे थे। वहां खड़े सभी लोग आर्यन की इस हरकत से पूरी तरह खौफजदा थे।
यह शख्स बहुत ही खौफनाक था। उसने सिर्फ 3 लड़कियों के साथ मिलकर पूरे महाहथौड़ा गिरोह को लूट लिया था। वरिष्ठ भाई आर्यन, इस बार तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है, काव्या ने बड़ी ही मीठी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। हां, ठीक ठाक ही है वरिष्ठ भाई आर्यन। वैसे तो कहावत है कि जो जिसे मिले वो उसी का होता है, लेकिन मैं यहां खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रही थी। क्या आप मुझे खाली हाथ जाने देंगे? काव्या ने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से आध्यात्मिक सामग्री मांग ली। आर्यन जोर से हंसा। अरे, मैं तो भूल ही गया था। ये लो, 10 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि। इसे कनिष्ठ शिष्या के लिए मेरी तरफ से एक स्वागत का तोहफा समझना। फिर मिलेंगे। सर्र। आर्यन ने तेजी से पूरब की ओर कदम बढ़ाए और उसी वक्त कृतिका, मेघना और गार्गी भी उसके पीछे पीछे चल दी। अरे, वो दुष्ट, उसे पकड़ो। यह मत सोचना कि तुम इस मालकिन की पकड़ से बचकर निकल जाओगे। काव्या गुस्से से लाल पीली हो रही थी। आर्यन ने इतनी सारी आध्यात्मिक सामग्री लूटी थी और उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने काव्या को सिर्फ 10 साल पुरानी एक आध्यात्मिक औषधि थमा दी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? और ऊपर से वह इसे स्वागत का तोहफा कह रहा था। क्या दुनिया में इतना घटिया स्वागत का तोहफा भी होता है? वह सिर्फ एक आध्यात्मिक औषधि कैसे दे सकता है? प्राचीन राक्षस खंडहर के पूर्वी क्षेत्र में परीक्षा देने आए शिष्यों के बीच राठौर परिवार और उनसे जुड़े परिवारों के शिष्यों ने मिलकर एक बेहद खौफनाक ताकत खड़ी कर ली थी। इस बार शिष्यों की अगुवाई रश्मि राठौर का चचेरा भाई कर रहा था, जिसका नाम रजत राठौर था। उसने कुछ समय के लिए राठौर दल नाम का एक गुट बना लिया था, जो बलवान वर्मा के महाहथौड़ा गिरोह से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। पूर्वी क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा शिष्य था जो राठौर दल से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर सके। लेकिन आज राठौर दल मुसीबत में फंस गया था। राठौर दल पर हमला हुआ था। एक श्वेत वस्त्रधारी युवक 4 लड़कियों के साथ राठौर दल के ठिकाने पर आ धमका था। तुम आर्यन हो? मैंने राठौर परिवार में तुम्हारी तस्वीर देखी है। तुम क्या चाहते हो? रजत राठौर ने ठंडी आवाज में कहा। वह मूल रहस्य क्षेत्र के अंतिम चरण का एक ताकतवर योद्धा था और उसके अधीन आकाश तत्व क्षेत्र और राज तत्व क्षेत्र के कई योद्धा काम करते थे। इसलिए उसने आर्यन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। आर्यन ने रजत राठौर की तरफ देखा और बड़ी बेपरवाही से बोला, कुछ खास नहीं। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं चला होगा, लेकिन मैंने दक्षिणी क्षेत्र में महाहथौड़ा गिरोह से कुछ आध्यात्मिक सामग्री ले ली थी। आज मैं यहां किसी और काम से नहीं आया हूं, बस तुमसे थोड़ी आध्यात्मिक सामग्री मांगने आया हूं। हाँ, आर्यन, यह नीलमेघ नगर नहीं है। यहां तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आर्य कुल की शाही मुद्राएं नहीं हैं। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। रजत राठौर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। रजत राठौर की इस धमकी का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, लूटपाट की भी सच में लत लग जाती है। मुझे मौत का डर मत दिखाओ। तुम्हारे राठौर परिवार ने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि कई बार मेरा पीछा किया है और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा हूं। फालतू की बकवास बंद करो। या तो चुपचाप आध्यात्मिक सामग्री सौंप दो, या फिर मैं खुद उसे छीन लूंगा। कितना घमंडी है! रजत राठौर को इतना गुस्सा आया कि उसकी हंसी छूट गई। आर्यन, जिसके पास अब आर्य कुल की शाही मुद्राओं का सहारा नहीं था, वह महज आकाश तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक मामूली योद्धा था। 4 लड़कियों को साथ लेकर उसने सच में उनके दरवाजे पर दस्तक देने की जुर्रत की थी। राठौर दल में सैकड़ों लोग थे जो बलवान वर्मा के महाहथौड़ा गिरोह से किसी भी तरह कमजोर नहीं थे, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। 100 से ज्यादा आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा। क्या वे सब एकदम निकम्मे थे जो कुछ आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं से नहीं निपट सकते थे? रजत भाई, क्या यही आर्यन है? यह तो मुझे सिर से पैर तक बेवकूफ नजर आ रहा है। मुझे लगा था आर्यन के 3 सिर और 6 हाथ होंगे, लेकिन यह तो बस एक घमंडी छोकरा निकला। तुम पांचों तो हमारे दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं हो। नीलमेघ युद्ध में अगर तुम्हारे आर्य कुल की शाही मुद्राएं और सम्राट शस्त्र न होते, अगर देवपतन तलवार न होती,
तो तुम्हारा आर्य कुल बहुत पहले ही मिट्टी में मिल चुका होता। यह नील मेघ नगर नहीं है। यहां तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आर्य कुल की कोई नींव नहीं है। फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। तुम सीधे सीधे अपनी मौत को दावत दे रहे हो। रजत राठौर के चेले जोर जोर से हंसने लगे। उनकी नजरों में आर्यन की यह हरकत हद से ज्यादा घमंड और बेवकूफी से भरी थी। रही बात आर्यन के यह कहने की कि उसने महाहथौड़ा गिरोह को लूटा है, तो यह बात और भी ज्यादा बेतुकी लग रही थी। हालांकि महाहथौड़ा गिरोह उनके राठौर दल जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास 100 से ज्यादा आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धा और कई 100 राज तत्व क्षेत्र के योद्धा मौजूद थे। आर्यन और उसके ये चंद साथी भला महाहथौड़ा गिरोह को कैसे लूट सकते थे? लूटपाट की लत लग गई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें मरने की लत लग गई है। पूरे पूर्वी प्रांत में मशहूर इस सोची समझी प्रतिभा की अगर मैं आज हड्डियां तोड़ दूं, तो क्या मेरा नाम पूर्वी प्रांत तूफान समाचार के अगले अंक में छपेगा? रजत राठौर ने अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से आर्यन को घूरते हुए कहा। राठौर परिवार और आर्यन की पुरानी दुश्मनी को अगर एक पल के लिए भूल भी जाएं, तो आर्यन का पूर्वी प्रांत तूफान समाचार के पहले पन्ने पर छपना ही उसके खून खौलाने के लिए काफी था। अगर उसने आर्यन को मार दिया तो अगली बार पूर्वी प्रांत तूफान समाचार के पहले पन्ने पर पक्का उसका यानी रजत राठौर का नाम होगा। नाम और शोहरत का लालच अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा देता है। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे महाहथौड़ा गिरोह के लुटने की खबर अभी तक यहां नहीं पहुंची थी। वह मन ही मन हंसा और खुद को किस्मत वाला माना कि महाहथौड़ा गिरोह की खबर फैलने से पहले ही वह यहां पहुंच गया। वरना अगर राठौर दल कहीं छिप जाता तो उसके पास उन्हें ढूंढने का इतना समय नहीं था। उसने रजत राठौर और राठौर दल के योद्धाओं के तानों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ताकत का सबूत तो बातों से नहीं बल्कि हाथों से दिया जाता है। आर्यन ने ठंडी निगाहों से रजत राठौर को देखा। सही कहा, कुछ लोग तूफान समाचार में छपने के लिए पागल रहते हैं। आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। बताओ, अकेले लड़ना है या पूरी भीड़ के साथ? हा। आर्यन, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी युद्ध क्षमता तुम्हारे स्तर के बाकी योद्धाओं से कहीं ज्यादा है, लेकिन मुझे रजत राठौर को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बहन रश्मि का छोड़ा हुआ एक सड़ा हुआ टुकड़ा अगर पलट भी जाए तो भी उसमें कोई खास बात नहीं आ जाती। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। रजत राठौर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। भले ही आर्यन कुछ न कहता, फिर भी वह आर्यन को अपने दम पर ही हराना चाहता था। तभी तो उसका नाम पूर्वी प्रांत तूफान समाचार में छप पाता। इसके उलट अगर वे सब मिलकर आर्यन को घेर कर मारते तो जीतने के बाद भी उनका नाम उस अखबार में आना नामुमकिन था। आर्यन मुस्कुराया। बकवास बंद करो। या तो चुपचाप आध्यात्मिक सामग्री दे दो या फिर मुझसे मार खाने के बाद दे देना। रजत भाई, जान से मार दो इसे। रजत राठौर के चेले तुरंत भड़क उठे। सैकड़ों लोगों का एक ही इंसान के हाथों इस तरह अपमानित होना किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वे अच्छी तरह जानते थे कि रजत राठौर की ताकत कितनी खौफनाक थी। वह राठौर परिवार की प्रतिभाओं में से एक था। हालांकि वह रश्मि राठौर जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन राधिका राठौर से कहीं ज्यादा मजबूत था। भले ही राधिका राठौर नीलमेघ नगर में आर्यन से हार गई थी, लेकिन रजत राठौर कोई राधिका राठौर नहीं था। खटाक! रजत राठौर ने ठंडी सांस ली और अपने हाथों में एक लंबा भाला लेकर सीधा आर्यन की तरफ झपट पड़ा। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह आर्यन को हरा देगा, लेकिन आर्यन का खौफ भी बहुत फैला हुआ था। इंसान का नाम ही उसका सबसे बड़ा साया होता है, इसलिए उसने बिना कोई मौका गंवाए अपना सबसे घातक दांव चल दिया। आर्यन के चेहरे पर सख्ती आ गई। वह तुरंत रजत राठौर का इरादा भांप गया था। उसने मन ही मन सिर हिलाया। रजत राठौर उन बिना दिमाग वाले घमंडी लोगों में से नहीं था। भले ही उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वार करते समय उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसा दुश्मन सच में बहुत खतरनाक होता है। बाहर से वे घमंडी और लापरवाह दिखते हैं ताकि दुश्मन को धोखे में रख सकें, लेकिन असल लड़ाई में वे कोई कसर नहीं छोड़ते।
ऐसे लोगों से निपटना वीर वर्मा जैसे उन लोगों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है जो सिर्फ घमंड करना जानते हैं। ताकत के दम पर पनपा हुआ घमंड ऐसे दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। रजत भाई ने वार कर दिया है। रजत भाई के मूल रहस्य क्षेत्र के अंतिम चरण की ताकत और उनके हाथों में यह लंबा भाला, वह पक्का एक ही वार में आर्यन को हवा में छेद कर रख देंगे। रजत राठौर के चेले जोर जोर से हंसने लगे और अंदाजा लगाने लगे कि रजत राठौर को आर्यन को हवा में उड़ाने में कितने वार लगेंगे। रही बात रजत राठौर के हारने की, तो ऐसा ख्याल तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। राठौर परिवार की एक प्रतिभा, क्या वह एक ऐसे योद्धा को नहीं हरा सकता जिसका स्तर उससे भी कम हो? ऊपर से आर्यन तो वह लड़का था जिसे रश्मि राठौर ने ठुकरा दिया था। रश्मि राठौर किसी देवी जैसी थी और उसकी पारखी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती थी। रश्मि राठौर का आर्यन को छोड़ना ही इस बात का सबूत था कि आर्यन सच में एक बेकार इंसान है। कृतिका, मेघना, गार्गी और काव्या के चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने आर्यन की खौफनाक ताकत पहले ही देख ली थी, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। धड़ाम, वह लंबा भाला किसी जहरीले सांप की तरह फुफकारता हुआ आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसकी सुनहरी मुट्ठी से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। यह ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प प्रहार की खेत में लौटता ड्रैगन तकनीक थी। वहां खड़े लोगों के बदलते चेहरों के बीच वह मुक्का और वह लंबा भाला आपस में टकरा गए। कड़क! अगले ही पल राठौर दल के योद्धाओं के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और उनकी आंखों में साफ अविश्वास झलक रहा था। वह लंबा भाला, वह टूट चुका था। हां, सिर्फ एक ही मुक्के में आर्यन की मुट्ठी जैसे किसी अमर सोने की बनी हो। वह उस लंबे भाले से टकराई और नतीजा यह हुआ कि उसकी मुट्ठी को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन वह भाला दो टुकड़ों में बंट गया। फूह! वे सब तो सन्न थे ही, लेकिन रजत राठौर भी इस कदर सदमे में था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आर्यन के पास हैरान होने का समय नहीं था। एक ही मुक्के से भाला तोड़ने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और रजत राठौर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रजत राठौर दर्द से चीखते हुए हवा में किसी तिनके की तरह उड़ गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। आर्यन किसी महामीन पक्षी की तरह हवा में उछला और फिर तेजी से नीचे आते हुए उसने रजत राठौर के शरीर पर अपना पैर रख दिया और उसे जमीन पर बुरी तरह कुचल दिया। आर्यन, तुमने मुझे धोखा देने की जुर्रत की! रजत राठौर जोर से चिल्लाया। जिस आर्यन को वह अपने जूते की नोक पर रखता था, आज उसी के पैरों तले कुचला जा रहा था। यह कितनी भयानक बेइज्जती थी! अभी कुछ ही देर पहले वह पूरे जोश में था, यह सोचकर कि वह जल्द ही आर्यन को हराकर पूर्वी प्रांत तूफान समाचार के पहले पन्ने पर छा जाएगा। और अब वह आर्यन के पैरों तले कुचला जा रहा था। एक पल पहले वह खुद को स्वर्ग में समझ रहा था और अगले ही पल आर्यन ने उसे लात मारकर नर्क में धकेल दिया था। जिंदगी का यह पासा इतनी जल्दी पलटेगा, यह सोचकर रजत राठौर का दिमाग सुन्न हो गया था। यह नजारा उसकी सोच से बिल्कुल परे था। चीजों को इस तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। धड़ धड़ धड़। इसके बाद जो हुआ वह बहुत सीधा सा था। रजत राठौर के हारने के बाद आर्यन ने कृतिका, मेघना, गार्गी और काव्या के साथ मिलकर राठौर दल के बाकी सदस्यों पर धावा बोल दिया। उन्होंने पल भर में ही सबको पीट पीट कर सुझा दिया और उनकी सारी आध्यात्मिक सामग्री छीन ली। आने वाले दिनों में आर्यन और उसके चारों साथियों ने पूरे परीक्षा स्थल में कोहराम मचा दिया। उन्होंने वर्मा परिवार, जायसवाल परिवार, लोहिया परिवार, राठौर परिवार और यश परिवार के शिष्यों द्वारा बनाए गए सभी छोटे मोटे गुटों को लूट लिया। उनके पास मौजूद आध्यात्मिक सामग्री इस परीक्षा की कुल सामग्री का लगभग 90% हो चुकी थी। उन्होंने पूरे परीक्षा स्थल का सफाया कर दिया था। परीक्षा स्थल में मौजूद जायसवाल परिवार, वर्मा परिवार, लोहिया परिवार, राठौर परिवार और यश परिवार के शिष्यों का सारा घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उनमें अब आर्यन और उसके साथियों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। आर्यन और उसके गुट को देखते ही वे लोग दूर से ही अपना रास्ता बदल लेते थे। आर्यन अब किसी शैतान राजा की तरह बन चुका था।
परीक्षा स्थल में अब शायद ही कोई ऐसा बचा था जो उससे पंगा लेने की जुर्रत कर सके।